नमस्कार, वंदे मातरम। आज से इस चैनल पर एक नई सीरीज चालू हो रही है, संवाद सीरीज। संवाद मतलब पॉजिटिव डायलॉग। संवाद ही वो चीज है जो हमको इस संसार में बनाए रखी है, एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ती है। और संवाद सीरीज का ये इनॉग्रल एपिसोड है और आज बहुत अच्छा दिन है। आज वीर सावरकर जी की जयंती है। वीर सावरकर जी को शत शत नमन करते हुए आज इनॉग्रल एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जो जितने अत्यंत सरल, विनम्र और सुलझे हुए इंसान हैं और उतना ही सरल और उतना ही महत्वपूर्ण उनका योगदान भारतीय राजनीति में रहा। आइए मिलते हैं भोपाल लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद आलोक संजर जी से। आलोक संजर जी वो हैं जिन्होंने भोपाल लोकसभा को 5 साल उस संसद में रिप्रेजेंट किया जिस संसद की सीढ़ियों पर भारत के अद्वितीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना माथा टेका। मोदी जी ने उसमें माथा टेका था, वरना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने भी ये सोच नहीं रखी थी उस संसद की सीढ़ियों में माथा टेकने की, और ना ही साहस। आइए मिलते हैं आदरणीय आलोक संजर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत नमन अभिनंदन है। आप जैसे सरल, मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्ति के लिए इनकी सरलता का एक उदाहरण है। जब मैंने इनको फोन किया तो उन्होंने एक बार में बोला कि आप आ जाइए। पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। पिछले 22 सालों से प्रतिदिन एक मौलिक विचार लिख रहे हैं। आपने रामायण में बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया है। इनके बारे में परिचय बस इतना ही मोटे तौर पर देना पर्याप्त है कि ये भोपाल लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं, और लेकिन आज भी पूर्व सांसद होने के बावजूद भी आज इनके व्यक्तित्व का जो प्रभाव पूरी लोकसभा में है, भोपाल लोकसभा क्षेत्र के निवासियों में, आम जनता में है, वो प्रभाव शायद सिर्फ सुन करके या देख करके नहीं समझा जा सकता, जब तक कि इनको बारीकी से ना मिला जाए, समझा जाए और जाना जाए। आइए हम उनसे संवाद की इस कड़ी में पहला प्रश्न पूछते हैं। सर, आपने भोपाल लोकसभा क्षेत्र को 5 वर्षों तक संसद में रिप्रेजेंट किया, कैसा रहा आपका अनुभव? कुछ विस्तार से बताइए। एक सांसद के रूप में, एक संसद सदस्य के रूप में और एक नागरिक के रूप में आपका कैसा अनुभव रहा? वास्तव में यदि मैं कहूँ तो मेरी विचारधारा जिसके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ, और मेरी विचारधारा ने मेरे नेतृत्व में यही सिखाया कि अगर तुम चुनाव नहीं लड़ते भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इसलिए मैं सांसद में रहा, मैं कार्यकर्ता हूँ, आज भी कार्यकर्ता हूँ, और एक कार्यकर्ता होने के नाते इस विचारधारा को मैं कितना आगे बढ़ा सकता हूँ उसके लिए माध्यम मुझको बनाया गया, सांसद बनाया गया। अनेक पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिखाया, लेकिन मेरा सब प्रयास यही रहा कि मैं अपनी विचारधारा को, हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को हम कैसे लोगों तक पहुँचा सकें, उससे हम लोगों को कैसे जोड़ सकें। और निश्चित रूप से मेरा ये कार्यकर्ता स्मरणीय रहा, और ये कह सकता हूँ कि मेरा सौभाग्य था कि एक पुरुष व्यक्ति कहूँ तो आज सर्वमान्य नेता, वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ करता है। 2014 के आम चुनाव में आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 2014 के भोपाल और आज के भोपाल में आप क्या अंतर देखते हैं? अंतर कुछ नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों की तरफ देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो वे ऑफ वर्किंग है, सरकार में रहते हुए जो वर्किंग है, अन्य सरकारों से पृथक है। तो निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ कुछ चेंज नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों के मन में और मस्तिष्क में भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जरूर बनाया है। अच्छा, 2014 के पहले के भारत और आज के भारत में क्या अंतर देखते हैं? भारत में अंतर तो दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से हम यदि देखें तो पूर्व की राजनीति में और आज की राजनीति में बहुत बड़ा हमको अंतर दिखाई दे रहा है।
साथ में आज जो वर्तमान समय की जो भारत जो है, जो डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ रहा है, इन सब का समावेश पॉलिटिक्स में दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से एक हम कह सकते हैं कि भविष्य में और अच्छा भारत हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वो सिर्फ इसलिए नहीं, आज वो अपना विश्व में अपना स्थान बना रही है। पहले भारत कहीं हमारे नेतृत्व को, हमारे भारत के जो राजनीतिज्ञ थे उन लोगों को इतनी तवज्जो नहीं देता था, लेकिन आज हम ये कहने के सकते हैं कि बिना भारत के कोई भी मुल्क जो है अपने समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा भी हमारे सामने उदाहरण है यूक्रेन और रूस का, जहाँ युद्ध चल रहा है, लेकिन बार बार मध्यस्थता करने के लिए भारत को याद किया गया है। जी हाँ। अच्छा, आपने राजनीति को बहुत बारीकी से देखा है, समझा है। आप एक राजनीतिज्ञ और एक लीडर, एक पॉलिटिशियन और एक लीडर में क्या अंतर देखते हैं? दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, वास्तव में पॉलिटिशियन और लीडर में बहुत बड़ा अंतर है। जी, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि पॉलिटिशियन हमेशा फॉलोअर्स खड़े करते हैं जी, और लीडर हमेशा लीडर खड़ा करता है। आपने देखा होगा कि कितने ही प्रदेशों में चुनाव हुए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की स्थिति में आ गई, तो बहुत सारे नाम चल रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा लीडर खड़ा करा। एक वो चलित नाम जो थे, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे व्यक्ति को काम करने का अवसर दिया जो आगे अपने प्रदेश को और देश को आगे ले जा सकता है। उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आप देखेंगे कि उन्होंने ऐसी कुछ विभूतियों को लेकर आए जिनकी वे ऑफ वर्किंग को समझना ही बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि हमको भी समझना चाहिए। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण को मैं बहुत मानता हूँ, जैसे आपने पूर्व में कहा, रामायण में भी यदि हम देखें तो भगवान राम लीडर है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। भगवान राम को जो कहा गया उस पिता के आदेश को, संगठन रूपी पिता के आदेश को उन्होंने माना, और हमेशा जहां गए, लंका जाने के बाद, सोने की लंका को जीतने के बाद भी वहां उनका मोह नहीं जागा। उन्होंने वहां पे लीडर खड़ा करा, उन्होंने विभीषण को राजा बनाया, निषाद राज को राजा बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, जो उनके संपर्क में आए, स्वयं राजा न बनकर उनको उन्होंने लीडरशिप सौंपी है। तो ये भगवान राम जैसा व्यक्ति ही कोई कर सकता है, और यही राम राज्य है, यही राम राज्य है। और इसलिए मेरा भी ये कहना है कि परिवार राज्य कहलाएगा, अगर एक ही परिवार तो फिर परिवार राज्य कहलाएगा, राम राज्य कहाँ होगा? हाँ, ये वही एक्चुअली चर्चा का विषय भी है, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि देवताओं में भी यदि हम देखें तो सबसे बड़े लीडर यदि कोई है तो राम ही है। क्योंकि जब भी किसी राज्य की कल्पना की गई है तो राम राज्य की गई। ऐसा नहीं कहा गया कि ब्रह्मराज हो जाए या विष्णु का राज आ जाए, शिव का आ जाए। कृष्ण को बहुत बड़ा अच्छा पॉलिटिशियन माना गया है, इंद्र को बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ माना गया है, लेकिन राम को ही लीडर माना गया है। मुझे लगता है कि राम से हमको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, और वैसे भी हमारे जो संस्कृति है राम से आधारित है, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस को खास तौर पर राम का चिंतन और अध्ययन करना चाहिए। अच्छा, आप प्रतिदिन एक विचार लिखते हैं, आज आपने कौन सा विचार लिखा, हमारे दर्शकों को बताइए। निश्चित रूप से मैं रोज एक विचार लिखने का प्रयास करता हूँ। आज भी कल मैंने लक्ष्य पे लिखा था कि हमारा लक्ष्य जो है सामने होना चाहिए, और वस्तुतः आज मैंने जो बात लिखी है वो मैंने लिखा है कि हम मार्ग कोई भी हो, मार्ग हम चलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा मार्ग सुमार्ग हो जी। लेकिन सुमार्ग पर चलने के लिए हमारा अपना व्यक्तित्व हमको अपना तय करना पड़ेगा, मार्ग हमको तय करना पड़ता है। यह मार्ग यदि खराब भी आ गया तो उस मार्ग को हम कैसा सुंदर कर सकते हैं। इसमें भी राम का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि राम जिस नंगे पांव जिस पगडंडी पे चल रहे हैं, तो वहां पर कांटे पड़े थे, राम के पांव में कांटा घुसा, पांव में दर्द हुआ, उन्होंने कांटे को निकाला और झाड़ झंकार से उस मार्ग को साफ करने लग गए। जब उस मार्ग को साफ कर, भैया लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु क्या कर रहे हो आप, कि आपका काम थोड़ी, ये मेरा भी काम है। यदि मार्ग में कांटे रहेंगे तो मेरे अयोध्यावासी जिन्होंने भी पदवेश छोड़े हुए हैं वो इस मार्ग से आएंगे, उनके पाँव में भी कांटा घुसेगा। तो मेरे को घुसा पाँव में, तो मेरे पाँव में दर्द हुआ, उनको घुसेगा तो उनके हृदय में दर्द होगा, क्योंकि वो सोचेंगे कि प्रभु राम इस मार्ग से गुजरे होंगे तो उनके पाँव में कांटा चुभा होगा। तो निश्चित रूप से ये एक संकेत है। यही स्वच्छता अभियान भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि आने वाली पीढ़ियों को हम कष्ट न दें, आने वाली पीढ़ियां बीमार न हो, आने वाली पीढ़ी बच्चे जो है स्वस्थ रहें, उनको कुपोषण न हो। इस निमित्त सरकार ने जो काम खड़ा करा है यही स्वच्छता अभियान है। सिर्फ सड़क साफ करना स्वच्छता अभियान नहीं है, हमको मन और मस्तिष्क को भी साफ करना। हमको आज आप लोग को खुशी होती है, पहले हम रेलवे स्टेशन पे जाते थे कचरा पड़ा दिखता था, लेकिन आज यदि कोई कचरा फेंकता है तो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा भी उस कचरे को पिक करके डस्टबिन में डालता है। ये कहीं ना कहीं एक चेंज मूवमेंट बहुत अच्छा हुआ है। आपने राम की चर्चा की, राम राज्य की चर्चा की,
तो यहाँ पर मैं आपसे, ये वो देश है कि जिस देश को आजादी के 70 साल बाद साफ करने के लिए किसी मोदी जैसे प्रधानमंत्री को झाड़ू खानी पड़ी। आजादी के 70 साल बाद किसी प्रधानमंत्री को स्वच्छता अभियान चलाना पड़ा और ये जो सामान्य गंदगी, जो प्रत्यक्ष गंदगी दिखती है, उस गंदगी को साफ करने के लिए। ऐसे में अभी आपने पिछले 2-3 महीने के घटना चक्र जो हुए, रामनवमी हुआ, रामनवमी के बाद हनुमान उत्सव हुआ, ऐसे में विशेष समुदाय द्वारा जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, फिर रामनवमी के जुलूस की घटना हो या हनुमान उत्सव में दिल्ली की घटना हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि इसको समझने की आवश्यकता है। मैंने जैसे पूर्व कहा कि लीडर कैसा होना चाहिए, लीडर नरेंद्र मोदी जी जैसा होना चाहिए, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय स्वार्थ है। तो इसलिए धार्मिक उन्माद फैलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूँ सभी धर्मों को समझने की आवश्यकता है। कोई भी धर्म खराब नहीं, कोई भी धर्म गलत बात नहीं, लेकिन दूसरा पक्ष तो समझने को तैयार ही नहीं है। इसलिए समझने की आवश्यकता मैं बोल रहा हूँ बार बार कि हमको समझने की। इंग्लिश में कहावत है, इन्वायरमेंट मेक्स द मैन, वातावरण ही मनुष्य का निर्माण करता है। आज मोदी जी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सफेद को हम सफेद बोलने में क्यों झिझके, काले को काला बोलने में क्यों झिझके? कहीं ना कहीं हमको इस झिझक को निकालने की आवश्यकता है। हम अच्छे मन से यदि हम काम करेंगे तो धीमे धीमे मुझे लगता है कि इस तरह के दिमाग सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आज एक सूत्री बात मैं कह सकता हूँ, या भारतीय जनता पार्टी उस सूत्र पर काम कर रही है, वो है विकास का सूत्र। अब ये जो मैंने कहा ना कि राजनीति में क्यों आते हैं, एक प्रश्न होता है, राजनीति में आप क्यों आए? राजनीति में आने के लिए हमें, हमारे वो लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं बिजनेस करने की दृष्टि से, कुछ लोग में अंदर संवेदना होती है कि मैं इसमें संवेदना है, मैं राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करूं। मैं जब संवेदना यदि है, एक्चुअल संवेदना है, तो फिर वो सेवा में परिवर्तित होती है। और जब सेवा रहे तो फिर वहाँ समर्पण है। तो समर्पण भी बहुत आवश्यक चीज है कि मैं राष्ट्र के लिए मेरा कितना समर्पण है, समाज के लिए मेरा कितना समर्पण है, और मेरे अपने संगठन के लिए मेरा कितना समर्पण है, मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मेरा कितना समर्पण है। तो ये संवेदना से इसका शुरुआत होती है। मुझे लगता है कि जो हमारे संगठन ने हमको सिखाया त्याग, तपस्या और बलिदान, आपको त्याग करने का अवसर मिला, आप सौभाग्यशाली हो, तपस्या करनी ही चाहिए। हमारे ऋषि संत महामुनि सब कह गए। और बलिदान करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है। बलिदान ये नहीं कि हम अपनी जान भी दे दें, बलिदान देने का हो सकता है कि हम अपना समय का भी बलिदान देते हैं, हम अपने परिवार का भी बलिदान देते हैं, अपने बच्चों का भी बलिदान देते हैं। लेकिन हम एक लक्ष्य को लेकर काम जब करते हैं तो ये सब तीनों चीजें सार्थक सिद्ध होती है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कल जब मैंने आलोक संजय जी को फोन किया तो मैंने आपसे बोला कि क्या मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे दूं। इनके व्यक्तित्व की गहराई को समझने के लिए इन्होंने जो मुझे जवाब दिया वो मैं जवाब आज आपको बता रहा हूँ। मैंने इनको कहा कि भाई साहब मैं आपको क्वेश्चन आया हूँ, तो इन्होंने बोला कोई जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति का कॉन्फिडेंस, ये व्यक्ति का आत्मविश्वास कि किसी भी विषय पे कुछ भी पूछें, तत्काल पूछें, पहले से कोई तैयारी नहीं। वरना 2 दिन पहले आपने देखा है भारत के कांग्रेस के पीएम वेटिंग उम्मीदवार राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक सामान्य प्रश्न में कैसे उनकी बोलती बंद हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि भारत आजाद हो गया और हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार से लेकर दिग्विजय सिंह तक ये सभी लोग हिंदू हैं, और ये लोग किस आजादी की बात करते हैं? एक वीडियो है जिसमें दिग्विजय सिंह आजादी चाहिए के नारे लगा रहे हैं, एक ये कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री हैं, वो एक बच्चे को आजादी लगाने के नारे लगा रहे हैं, या फिर किस टाइप की आजादी चाह रहे हैं? देखिए, जिस आजादी के नारे लगाते हैं वो कैसी आजादी चाहते हैं? जो वीडियो हमने देखे हैं वो कहीं ना कहीं पदभ्रष्ट कर रहे हैं, और अपने स्वार्थ के लिए लोग जो राजनीति करते हैं वो इस तरह के नारे भी लगाते हैं और इस तरह के नारे लगवाते भी हैं। लेकिन धीमे धीमे आपने देखा, अभी मैंने पिछले दिनों समाचार पत्र पढ़ा कि मोह भंग हो रहा है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, ये जो युवा नेता थे, जब कांग्रेस से जुड़े थे, कांग्रेस को बड़ी आशाएं थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के कल्चर को समझा और उसके लिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ना प्रारंभ किया। एक कवि ने 2 लाइनें बहुत अच्छी लिखी हैं, क्योंकि अब आपने आजादी की बात कही है तो मैं वो वैसी आजादी बताना चाहता हूँ। कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि आजादी के दीवानों आजादी को आजाद करो, आजादी के दीवानों आजादी को आजाद करो, हिरण्यकश्यप से यदि लड़ना है तो घर घर पहला पहलाद करो। वाह, आवश्यकता इस बात की। मैंने कहा ना, स्वार्थ की राजनीति करेंगे तो फिर उनको अपना स्वार्थ दिखाई देगा। मतलब मैं और हम में अंतर समझने की आवश्यकता है। बकरी कहती में छुरी गर्दन चल जाए, और मैना कहती मैना सबके मन को भाई। जब तक मैं मैना बात ना करो, मैं क्यों आई भाई, तो
इसलिए मेरा कहना मानना है कि राजनीति में ये आवश्यक नहीं है कि मेरे को ही सब कुछ मिल जाए। राजनीति में आवश्यकता ये है कि मेरे अलावा और कुछ लोगों को कितना मिल जाए, ये एक भाव होता है राजनीति में। यदि हम अपने राजनीतिक पूर्वजों को देखेंगे, हमारे जब खासतौर पर दीनदयाल उपाध्याय जी है, उन्होंने इस एकात्म मानव दर्शन में लिखा, अंतिम से अंतिम व्यक्ति की चिंता करने की उन्होंने बात कही है। लेकिन एकात्म मानव दर्शन से मैं तो कहता हूँ सबको पढ़ना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते तो मंत्री बने रहते, क्यों इस्तीफा दिया उन्होंने केंद्र सरकार से, नेहरू जी की सरकार से? कहीं ना कहीं उनको राष्ट्र की चिंता थी, वे अपने स्वार्थ की चिंता नहीं थी, अपने आप की चिंता नहीं थी, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम समझें कि ये मेरा राष्ट्र है, और इसलिए हमारे संगठन ने हमको सिखाया कि राष्ट्र प्रथम और संगठन बाद में। हम हर के कार्यकर्ताओं को बोला जाता है, कभी ऐसा अवसर आ जाए तो राष्ट्र प्रथम। तो आवश्यकता इस बात की है, हमको समझने की आवश्यकता है। मेरा जब 19 में तो मुझे जानकारी दी कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगा, तो मुझे मेरे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आलोक जी, मैंने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैंने जब पहले टिकट नहीं मिला था तब भी मैंने मांगा थोड़ी ना था, आपने दिया था, और अभी भी नहीं मांगा। पार्टी के निर्णय करने वाले सर्वश्रेष्ठ निर्णय होने वाला है, तो उस निर्णय को मैंने आज के समय में आपके जैसे नेता ऐसी सोच रखने वाले बहुत विरले हैं। इसके लिए बिरले नहीं है एक्चुअली, ये मैंने कहा ना कि ये इनबिल्ट होता है, इनबिल्ट होता है, ये पारिवारिक संस्कार और व्यक्तिगत वैल्यूज से बात ऐसा इन्वॉल्वमेंट मिला। अब मैंने एक फेसबुक पे लिखा था उस टाइम पे 2019 में लिखा था कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ मेले में गया, मेले में जाके उसको एक खिलौना पसंद आ गया, वो चित्र करने लगा, बचलने लगा, रोने लगा, मुझे खिलौना चाहिए, कि माँ की हैसियत नहीं कुछ खिलौने दिला देती। मेले से लेके घर तक वो लड़ता हुआ आया, घर आके भी लड़ता रहा, लड़ते लड़ते सो गया, सुबह जब सोकर उठा तो फिर अपने माँ के गले लग गया। ये भाव होना चाहिए कि ठीक है, तुमको यदि नहीं दे दी, संगठन ने दिया है, तो उसके पीछे कारणों को समझने की आवश्यकता है। तो हमको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है कि मैं क्या चुनाव लड़ने के लिए राजनीति में आया हूँ, क्या मैं पद पाने के लिए आया हूँ, या मैं कार्यकर्ता करने के लिए आया था। मैं कुशाभाऊ ठाकुर जी हमेशा कहा करते थे, कार्यकर्ता की परिभाषा क्या है? जो अधिक काम करे वो कार्यकर्ता। अधिक से अधिक काम करने की हमको आवश्यकता है। जब जो काम मिले उसको अच्छे मन से करे, तो आपको मन को भी अच्छा लगेगा और समाज को भी अच्छा लगेगा। आज वीर सावरकर जी की जयंती है। वीर सावरकर जी ने एक बार कहा था कि मुझे मुस्लिमों से डर नहीं लगता, मुझे क्रिश्चियनों से डर नहीं लगता, मुझे डर उन हिंदुओं से लगता है जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं। इस संदर्भ में योगी आदित्यनाथ जी ने कल विधानसभा में एक बहुत गजब की बात कही। उन्होंने राष्ट्रद्रोहियों के लिए चूहा शब्द का उपयोग किया है कि ये राष्ट्रद्रोही वे चूहे हैं को जो जिस घर में रहते हैं उसी घर का अन्न खाते हैं और उसी घर के नींव में को खोद करके बिल बना करके उसकी नींव को कमजोर करते हैं। कल विधानसभा में उन्होंने बोला, जो काफी चर्चा का विषय है। तो इस संदर्भ में आपको ये जो राष्ट्र विरोधी होकर के मोदी जी के हर कार्य का विरोध करना, इवन की जो जन कल्याण के लिए जो कि विश्व में भी फैली भारत की वैक्सीन, भारत में जो वैक्सीन मोदी जी के प्रयासों से डेवलप हुई, उसको तक कहा गया कि ये भाजपा की वैक्सीन है। ये ऐसे लोगों के बारे में आप कैसे देखते हैं इस चीज को? ये चूहा जो संस्कृति है, इन चूहों से भारत कब आजाद होगा? देखिए, इतिहास में सारी बातें दर्ज है। महाभारत काल में यदि हम चलते हैं तो वहाँ देखोगे जब लाख का महल दिया गया था पांडवों को, तो इन चूहों ने तो प्रेरणा दे दी थी कि यहाँ से निकलना चाहिए। ये चूहे भी प्रेरणा ही दे रहे हैं, इनका अपना कोई हेतु नहीं है। लेकिन ये उतरना तो नहीं छोड़ रहे ना। मैंने कहा ना, वो तो करेंगे, उनका जिनका जो धर्म है वही करने वाले हैं। वो अधर्मी लोग हैं जो अपने राष्ट्र की चिंता नहीं करते, जो अपने समाज की चिंता नहीं करते। उनके संदर्भ में हम चर्चा भी क्यों करें? मेरा तो ये मानना है कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त करें। मेरे को ये कहने की आवश्यकता है कि हम उस पर भी समय जाया ना करें, हम तो अपने काम के लिए अपना समय को लगा दें। उन पर चर्चा करने का वो तो जितना समझाओगे उसके बाद वही काम करने वाले हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् फलभाग् भवेत्। ये वो देश है जहां पर ये लाइनें बोली जाती हैं। इन लाइनों के देश में द कश्मीर फाइल फिल्म आई, आपने देखी? उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये द कश्मीर फाइल फिल्म बनाने का कथानक इस देश में होता आया और उसमें फिल्म बनने के लिए भी 30 साल लगे, उसका कोई नैरेटिव, कोई उसका इमेजरी भी सामने नहीं थी, उसके भी तमाम विरोध हुए, उसके फिल्म मेकर को धमकियां मिली
क्या ये जानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वो सच घटना थी? तभी तो उसको फिल्माने के लिए जिसने फिल्माया विवेक अग्निहोत्री जी ने, उनको धमकियां जान से मारने की मिली। तो सर्वभौम को सुखना सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक जीवन मंत्र है, बाकी लोगों के लिए नहीं। ऐसा कुछ देखिए, कश्मीर फिल्म तो अब बनी है, लेकिन जो वास्तविक चित्रण जिन लोगों ने देखा है या सुना है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब सरकारें ऐसी थी जो है ना सच को भी छुपाने का काम करती थी, लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो सच को उजागर करने का काम कर रही है। तो वो अब उस काल का वो खंड वो देखें, कालखंड देखें जहाँ लोगों ने उसको भोगा है। अभी भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था लोगों के, लोग आज भी वो सब दृश्यों को याद करके उनके आंसू बहने लगते हैं। जी, हमको समझने की आवश्यकता है कि मानव धर्म क्या ये है? क्या धर्म हमको ये सिखाता है कि हम लोगों दूसरे समुदाय के लिए तो मानव धर्म कोई धर्म ही नहीं है, उनके लिए तो वही धर्म है जो कुरान और हदीस में लिखा है। मैंने कहा ना, इसको समझने की आवश्यकता है। तो दूसरा आज समझने को तैयार ही नहीं किसी तरीके से। समझाने की भी आवश्यकता है। मोदी जी स्टाइल में मोदी जी, योगी जी, अब हमारे तो मतलब में शिवराज जी भी, अभी जो अपराधी तत्व थे तो उनको आज उन्होंने ठिकाने लगाया है, बल्कि ये बहुत अच्छा काम करा है कि इन लोगों के रहने के ठिकाने भी खत्म कर दिए। बिल्कुल, क्योंकि टिट फॉर टैट तो बनना पड़ेगा। बिल्कुल। यदि हमने अपराध किया है, चाहे अपराध कोई भी करने वाला धर्म का हो, वो हिंदू नहीं होता, वो मुसलमान नहीं होता, वो सिर्फ अपराधी होता है। ये कुछ वैसा ही है कि जैसे जो अपराधी है। अब देखिए, मैंने कहा ना कि वहाँ पे कश्मीर में भी, वहाँ पे जो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वहाँ की उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए, बाहर का व्यक्ति ना है, जबकि पूरा कश्मीर, आप यदि पुराना इतिहास अगर देखोगे तो हिंदुस्तान के भरोसे ही पूरा चलता है। आज सबसे ज़्यादा फंडिंग तो वहीं होती है। जो उसको बात को भी ना समझने वाले लोगों को क्या किया जा सकता है? तो उनको तो मूर्ख ही बोलता हूँ। और इससे जो मूर्ख होता है वो कुछ भी करता है, जो समझदार होता है वो समझदारी से बात करता है, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने प्रदेश को, सबको संवारने की बात करता है। लेकिन ये सब बिगाड़ने की बात करते हैं, और जहाँ एकला चलो बात होती है वहाँ पे कभी सफलता नहीं मिलती। वो कहीं ना कहीं फिर वो एकला चलना ही उनका जो है उसको नुकसान पहुँचाने का काम करता है। इतना अफसोस है कि भारत को भारत के सच्चे इतिहास से महरूम रखा गया। आज वो इतिहास की सच्चाई सामने आने में, फिर वो टेक्स्ट रूप में हो या ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में हो या अन्य ताजमहल के 22 कमरों के रूप में हो या कुतुब मीनार की सच्चाई हो, उस सच्चाई को सामने लाने में 1000 पूर्व जो कुतुब मीनार में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम किया, 1000 वर्ष बाद किसी मोदी कार्यकाल की जरूरत पड़ी, जिस कार्यकाल में भारत का सच्चा इतिहास सामने आता प्रतीत हो रहा है। आपको क्या लगता है, भारत का वास्तविक सच्चा इतिहास सामने आ पाएगा? निश्चित रूप से आएगा। सच्चाई कभी छुपती नहीं है। सच्चाई को दबाया जा सकता है, लेकिन छुपाया नहीं जा सकता। आज जो पत्थर गवाही दे रहे हैं जी, वो पत्थर जो गवाही दे रहे हैं उसको क्या झुटलाया जा सकता है क्या? वो कलाकृतियाँ उस हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने मंदिर बनाए थे, वो आज सब जीवित हैं। कब तक छुपा सकते हो? मेरा इसको मैं धर्म से जोड़ने की मैं बात नहीं करता, मैं तो इसको जो है इतिहास से जोड़ने की बात करता हूँ। जी हाँ। सबको देखना चाहिए कि ये हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान था। ये कलाकृतियाँ जो है, आज खजुराहो आप चले जाए कि जो कृति है वो आपको संदेश देती है। मंदिर में चले जाएं, मंदिर में एक चीज संदेश देती है। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म को मजाक उड़ाने का काम किया, और सोकॉल्ड जो सेकुलर लोग हैं वो इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। उन लोगों ने जो सेकुलरिज्म डालने की कोशिश करी, मेरा ये कहना है सेकुलर हो, लेकिन समय समय पर जैसी सेकुलर की स्थिति बने तब हो। लेकिन सच बात को यदि झूठ बोलने का भी बात करोगे तो आपको भी लोग नकारेंगे। और चाहे ज्ञानवापी मस्जिद हो, चाहे अयोध्या का मंदिर हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, सारी दुनिया जानती है, हर व्यक्ति जानता है। आज नया छोटा बच्चा भी जानता है, या कोई व्यक्ति जाकर उस स्थान को देखता है तो उसको अलग दिखाई देता है। तो इस बात को छुपाने की आवश्यकता नहीं है, और सबको मिलजुल कर सब बात करने की आवश्यकता है, सबको समझदार बनने की आवश्यकता है, और जिसकी जो चीज़ है उसको देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोग ट्रेलर दिखाते हैं, पिक्चर कुछ और होती है। जी हाँ, लोग ट्रेलर देख के पिक्चर देखने जाते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं यार बड़ी बोर पिक्चर थी। तो कुछ कहा कुछ जाता है, करा कुछ जाता है, और इसलिए वो वहाँ के लोगों को धोखा दे रहे हैं, दिल्ली वासियों को धोखा दे रहे हैं। पंजाब की स्थिति हमारे सामने आ ही रही है, दिन प्रतिदिन हम देख ही रहे हैं क्या वहाँ पर चल रहा है। देखिए, सरकार में आ जाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन सरकार को चलाना बहुत कठिन काम होता है।
इसलिए कुछ दिन तो चला लेंगे, लेकिन आगे उनको बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन जो समय निकल जाएगा वो राष्ट्र के लिए नुकसान का समय होगा। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनमानस को तो देखिए ना, छोटे छोटे बिजली के बिल, पानी के बिल के लालच में आकर के उन्होंने एक दूसरा राज्य भी उसको सौंप दिया। वस्तुतः यदि हम विचार करें तो मुफ्त में किसी को कोई चीज़ मिल जाए तो वो लाइन लगाता नहीं, भीड़ की भीड़ वहाँ पर निकल जाती है। ये एक मानसिकता है, इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। हम यदि परिश्रम करेंगे, एक किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि हम जल से नहाते हैं तो स्वच्छ हो जाते हैं, लेकिन हम पसीने से नहाते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। इस देश में हर आदमी को पवित्र होने की आवश्यकता है। हम परिश्रम करें, हम अपने हिस्से का कमाएं और अपने हिस्से का खाएं। यदि मुफ्त के चक्कर में पड़ेंगे तो मुफ्त में ही चले जाएंगे। आपने देखा भारत के राजनीतिक इतिहास में 2014 के पहले कांग्रेस ने बहुत सारी सरकारों को बर्खास्त किया और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं, टीएमसी के गुंडों ने जो अभी चुनाव हुए उसमें ममता बनर्जी को दोबारा शासन मिला, और टीएमसी सिर्फ उन लोगों, टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के कार्यकर्ता सिर्फ इस बात के लिए लोगों के घरों को जला रहे हैं, रात में लोगों की, हिंदुओं की बहन बेटियों को उठा करके रात भर के लिए ले जा रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया। और वोट देते उन्होंने देखा नहीं, लेकिन संदेह है कि इन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया। तो क्या ये पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करने के पर्याप्त कारण नहीं है? देखिए ना, मैंने आपको पहले कहूँ तो हम यदि फिर पलट कर देखें तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हर युग में हुए हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। वो ममता बनर्जी है जो प्रधानमंत्री को बोलती थी कि हम कान पकड़ के उठक बैठक लगवाएंगे। ये कहने की नाम की ममता है, कहीं ममता नहीं है उसमें। और एक नारी में जो गुण होने चाहिए वो गुण भी उनमें नहीं है। बहुत मुझे लगता है कि सरकार तो जनता एक दिन आएगी जब ऐसे ही, जब अंग्रेजों ने जब हमारे देश पर राज किया, जब उन्होंने आतंक फैलाया, जो लोगों को परेशान किया, तो बस जाना पड़ा। एक दिन ममता को भी जाना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से कारण तो बनते ही हैं, लेकिन राजनीति जिस तरह की आज देश में हो रही है, मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी जो भी निर्णय करेंगे, एक एक कदम वो फूट फूट कर उठाते हैं। जब भी जो निर्णय करेंगे वो श्रेष्ठ निर्णय होगा। लेकिन बीजेपी और बीजेपी से भी ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी का जो कोर सपोर्टर है, जिसको 2014 में आशा की किरण दिखी कि अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छे दिन आए, लेकिन उन कोर सपोर्टरों में एक काफ़ी बौद्धिक इंटेलेक्चुअल वर्ग ऐसा है जो इस बात को लेकर के मोदी जी से खफा है कि इतने बुरे हालात पश्चिम बंगाल में हैं, सारा कुछ सोशल मीडिया में है, चैनल्स में है, कि वहाँ पर इतने बुरे हालात होने के बावजूद लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पर मोदी सरकार क्यों नहीं पश्चिम बंगाल सरकार को, इवन कि वहाँ के राज्यपाल और ममता बनर्जी में भी टसल है, राज्यपाल जी वहाँ उनसे भी विवाद हुआ, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार, टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल को क्यों नहीं बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाती है? बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है। ये एक मतलब अपनत्व वाला क्रोध है कि हम मोदी सरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त नहीं कर रही लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पर? देखिए, मैंने फिर कहा कि नेतृत्व करना बहुत कठिन है और नेतृत्व पर बात करना बहुत आसान है। हम लोग बात कर सकते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं करते, लेकिन जो नेतृत्व करने वाला होता है, जो डाइस पर बैठा हुआ है, वो व्यक्ति को निर्णय करने में उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन कांग्रेस ने तो कभी नहीं देखा ऐसा बर्खास्त करने के लिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है। वो स्व के लिए, परिवार के लिए राजनीति करते हैं। भ्रष्टाचार कहाँ था? किस चीज़ में भ्रष्टाचार नहीं था? अल्फाबेट लेने ऐसे लेके जेड तक जितनी चीज़ समय पर भ्रष्टाचार था। लेकिन मोदी जी जो निर्णय करने वाले हैं, वो निर्णय करने वाले जनहित में। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ कि किसान आंदोलन चला, लंबे समय चला जी। मोदी जी चाहते तो कानून वापस नहीं लेते, लेकिन मोदी जी की वो स्पीच यदि आप लोग ध्यान से सुन रहे हो तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ जो उनके शब्द थे कि मैं राष्ट्र हित में कानून लाया था, किसान हित में कानून लाया था, किसान हितों में मैं ये कानून लेकर आया था, लेकिन आज राष्ट्र हित में उसको वापस ले रहा हूँ। इसमें संदेश छिपा हुआ था। कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा काम होने वाला था जिनके लिए जो लोग जो करने वाले थे, वो आम जनमानस को उससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को जब उनके कॉन्फिडेंशियल लोगों ने या जो हमारी सरकार के जो महकमे होते हैं उन्होंने बताया होगा कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बिगड़ने वाली हैं, तो मोदी जी ने बहुत सुंदर बात कह के उसका कटाक्ष किया कि किसानों के हित में जो मैं कानून लाया था राष्ट्र हित में वापस ले रहा हूँ। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जब अवसर मिलेगा, चाहे बंगाल हो या कोई सा भी प्रदेश हो जहाँ पर आतताई हैं, एक दिन एक ना एक दिन उनको घुटने टेकने ही पड़ेंगे।
चलिए, आपने इतना समय दिया। एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है हिंदू समुदाय में एकता है? यदि एकता ना होती तो हिंदुस्तान ना रहता। ये बात आपकी सत्य है। हिंदू में एकता है। मैंने कहा ना, सो कॉल्ड कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अलग खड़े होने के लिए वो कुछ ऐसी चर्चा करते हैं, लेकिन उसको चर्चा को समाज मान्यता नहीं देता है। एक क्षणिक उनको बोलकर कुछ अच्छा लगता होगा, लेकिन हमारे यहाँ एकता है। और एकता का ही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देश में है और अनेक प्रदेशों में, जिन प्रदेशों में हमारी सरकार नहीं बनती थी वहाँ पर भी है। वस्तुतः मैंने कहा ना कि इस देश में प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी भी यदि करी है तो उन्होंने इस देश के नागरिकों के हित में करी है और नागरिकों को ये विश्वास पर करी है कि मुझे मालूम है कि यदि मैं नोटबंदी करूँगा तो तथाकथित कुछ लोग चिल्लाएंगे, लेकिन इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सबसे पहला कदम यदि मैंने उठाया तो नोटबंदी का उठाया। और जो फेक करेंसी हमारे पड़ोसी देश से आती थी उसको रोक लगे। नेक्सस टूटा। निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ कि शायद आने वाले कल में 5 साल के बाद या 24 के बाद हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। हो सकता है कि जो उन्होंने डिजिटल पेमेंट की बात करी है, आज ठेले वाला भी जो है पे लेकर घूम रहा है, हर व्यक्ति के जनधन खाते खुल गए हैं, इतने सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में हमारे देश में भी सबसे बड़ा नोट शायद 100 का नोट हो या 50 का नोट हो। तो अब आप विश्वास करो कि भ्रष्टाचार पर कैसे हम कुछ नहीं। आज बड़े बड़े नोट की 2 गड्डियाँ जाके हम दे देते हैं, लेकिन 50-50 के नोट देने पड़ेंगे तो झोला भर के लाना पड़ेगा। दुनिया देखेगी कौन ले रहा है कौन दे रहा है। तो यह छोटी सी बात खत्म नहीं होती, लेकिन जो आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं उसका बहुत बड़ा खरबों रुपये में लेते हैं, वो उनको ट्रकों से पैसा जाएगा तो क्या जा पाएगा, लेकिन उनका हमारा नेक्सस टूटेगा। हमारे सामने अभी आंदोलन में देखे कि लोगों के पास पैसे नहीं थे नोटबंदी के बाद, उनके हाथों में से पत्थर रह गए थे और इसलिए आज उनका आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। आपने हिंदुओं की एकता को कहा कि हिंदुओं में एकता है, तो फिर एक यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जिस बीजेपी के शासनकाल में, केंद्र में भी बीजेपी, उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में अयोध्या का राम जन्मभूमि विवाद सुलझा, मोदी जी ने खुद राम जन्मभूमि की नींव रखी और राम मंदिर का निर्माण चालू हुआ। उसी उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो 2017 से के नंबरों की बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 50 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि हिंदुओं में अगर एकता पूरी 100% होती तो राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा जो कि जिसकी कभी उम्मीद नहीं की जाती थी 2014 के पहले कि इसको ये मुद्दा कभी सॉल्व हो सकता है, कोर्ट का कोई फाइनल वर्डिक्ट आएगा, मंदिर बनना तो कोई शायद ही किसी की कल्पना से परे था। 2014 के पहले मंदिर भी मुद्दा भी सॉल्व हो गया, भूमि पूजन भी हो गया, मंदिर निर्माण भी चालू हो गया, फिर भी 50 सीटें उत्तर प्रदेश में कम आने का कारण आप क्या देखते हैं? मैंने एक पहले प्रश्न का उत्तर तो यही होता है कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, लेकिन हमको सनातन धर्म को भी समझने की आवश्यकता है कि हम सनातनी हैं। सनातनी की व्यवहार वर्किंग क्या है? तो मैंने कहा ना कि देश में जातीयता की, क्षेत्रीयता भी अभी कायम है। अभी मैंने कहा मेरी जात का है तो चलो ठीक है, सब जातों का मीटिंग्स हो रही है, मेरी जात की मेरी, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल चुनाव में इस तरह की हमको विषय को देखने का अवसर मिलता है। तो अभी धीमे धीमे जब लगेगा कि मेरा राष्ट्र है, फिर राष्ट्र के पहले भी कहा ना कि सबसे पहले अपन चिंता करते हैं कि भाई मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा प्रदेश, फिर राष्ट्र। मेरा ये कहना है कि मेरा राष्ट्र यदि है तो सब कुछ अपने आप सुरक्षित रहने वाला है। धीमे धीमे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, योगी जी के नेतृत्व की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार इसी विचारधारा को लोगों के मन मस्तिष्क में उतारने का प्रयास कर रही है कि हम राष्ट्र के लिए जिए। जब राष्ट्र के लिए जीना सीख जाएंगे तो ये सारी बातें गुण हो जाने वाली हैं। फिर ये आपके प्रश्न का हमको उत्तर भी मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें कम हुई हैं तो इस कारण हुई हैं, और यदि नहीं होंगी भविष्य में तो राष्ट्र के कारण हुई। राष्ट्रवाद जीवित रहने की आवश्यकता है। मतलब कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था जो है वो हिंदुओं की एकता में बाधक बनती दिख रही है या है? इतिहास गवाह इस बात का। तो यदि हमने जातीयता में न बढ़ते होते तो हमारा अखंड भारत जो था वो आज भी सुरक्षित होता। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जातीयता नहीं, हमको हमारे राष्ट्र को, हमारे विचारधारा की चिंता करने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से हम यदि जीवन जिएंगे तो सुरक्षित जीवन जिएंगे, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। दर्शकों के लिए विशेष कुछ संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? खुद जियो और को भी जीने दो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे आलोक सिंगर जी जिन्होंने
विस्तार से न केवल राजनीति के बारीक पहलुओं पर अपने विचार रखे, बल्कि रामायण और राम राज्य वास्तव में है क्या, उस चीज को भी बताया। विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए, बिना पहले से कोई तैयारी के। अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसे ही विशेष और बहुत ही समाज में उपयोगी किसी व्यक्ति का संवाद आप देखेंगे। आप अगर किसी विशेष व्यक्ति का संवाद देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। ये आपका चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।